Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all doing good. Today we'll discuss about classification of viruses. How do we classify viruses? What are the basis for the classification of the viruses? And we will discuss later on about some viral diseases. वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए हम मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते हैं. हम ये देख सकते हैं कि वायरस की मोफोलॉजी कैसी है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट है, इसके अलावा आपके पास उसका होस्ट कौन सा है. ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिसकी बेस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. यानी कि आपके पास वायरस का जो कोट है, उसका जो कैप्सिड है, उसकी शेप कैसी है, उसकी मोफोलॉजी कैसी है, आइदर उसके ऊपर इन्वेलप मौजूद है या वो नेकेड है. इसके अलावा अगर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस को हमें चेक करना है तो हम ये देखेंगे कि वो डीएनए है या वो आरएनए है. तो ये वो आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं. यानी कि हम मोफोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इन्वेलप को चेक कर लेते हैं. साइज भी समटाइम कंसिडर करते हैं. टाइप ऑफ होस्ट के प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, या फिर आपके पास बैक्टीरिया का वायरस है, बैक्टीरियोफेज है. इसके अलावा फिर उसकी सब कैटेगरीज भी होती हैं कि अगर एनिमल वायरस है तो एनिमल के कौन से पार्ट को वो अटैक कर रहा है. अगर स्किन को कर रहा है तो आपके पास डर्मोट्रॉफिक होगा, न्यूरॉन्स को या नर्व टिश्यू को कर रहा है तो आपके पास न्यूरोट्रॉफिक होगा, वगैरह वगैरह. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जीनोम की कंपोजिशन, कि जीनोम को हम देखते हैं कि वो डीएनए का बना हुआ है या आरएनए का. इसके बाद फिर अरेंजमेंट ऑफ जीनोम आती है कि आपके पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, आपके पास आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है कि आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम मद्देनजर रखते हैं जब हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं बेटे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, यानी 2 कैटेगरीज यहाँ पर ना डिवाइड कर दी. इसके अलावा यहाँ पर आप रोज में देख सकते हो डीएनए एंड आरएनए लिखा हुआ है. ठीक है, यानी कि डिफरेंट आपके पास वायरस के अंदर जीनोम है जिसकी बेस पे आपने इसको फर्दर आगे डिवाइड कर दिया है. फर्दर अगर इन कैटेगरीज को मजीद अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. इसी तरीके से आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है. एंड प्लस आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो आपके पास डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली और डिफरेंट इसके पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर्पीज वायरस जो है, हर्पी वायरिडी, ये आपके पास कौन सा वाला वायरस है? ये आपके पास डीएनए वायरस है. और कौन सा इन्वेलप है? नॉन इन्वेलप. इन्वेलप डीएनए इन्वेलप डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, यानी इसको हम कहेंगे इट इज इन्वेलप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. इसी तरीके से यहाँ पर एक और कैटेगरी चेक कर लेते हैं, पैरामिक्सोवायरिडी. ठीक है, ये पैरामिक्सोवायरिडी को देख लेते हैं. पैरामिक्सोवायरिडी क्या है आपके पास? अगेन ये इन्वेलप्ड होगा और साथ में क्या होगा? बट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा. इसी तरीके से आपके पास पिकोरना वायरिडी है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट ये क्या है? साथ में नॉन इन्वेलप वायरस है. इसी तरीके से एडिनो वायरस को चेक कर लीजिए, ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए वायरस. तो ये डिफरेंट आप कैटेगरीज है जिसके अकॉर्डिंगली वायरस को आप क्लासिफाई करते हैं. अच्छा बेटे, इस फिगर में एक चार्ट सा दिखाया हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंगली आप तरतीब से कैसे वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. हम शुरू होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड को देखा. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास, आपको पता है डीएनए है यहाँ पर. सपोज अब डीएनए, आरएनए भी हो सकता है. ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं ना डीएनए की, कि अगर आपके पास न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो फिर हम ये चेक करेंगे नेक्स्ट कि उसकी अरेंजमेंट क्या है. ठीक है, अरेंजमेंट फिर हमने देख लिया, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा. इसके बाद फिर हमने यही चेक कर लेना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस पार्टिकल क्या है, क्या वो इन्वेलप है या वो नॉन इन्वेलप है. इसके बाद फिर हम लोगों ने सिमेट्री देख लेनी है. सिमेट्री के अंदर आप देख सकते हो कि वायरस की मोफोलॉजी शेप आ जाती है, जैसे आइकोसाहेड्रल है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का वायरस है. देन फिर आपके पास फैमिली एंड स्पीशीज आ जाती है. किंगडम वगैरह इसमें फॉलो नहीं होता, फैमिली एंड ऑनवर्ड जो है ना आपके पास ये कंसिडर किया जाता है. और फिर उसके बाद डिटेल में चले जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल कौन सा वायरस फैला हुआ है? आपके पास कोरोना वायरस. ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस एक फैमिली है, कोरोना वायरिडी. अब कोरोना वायरिडी जो है उसके अंदर बेशुमार वायरसेस हैं. जैसे कि सार्स एक फैला था दुनिया में, वो भी कोरोना वायरिडी का ही एक मेंबर है. और अभी जो फैला हुआ है ये भी सार्स की एक किस्म ही आप समझ लें. और इसकी वजह से जो डिजीज फैली है ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन फैमिली उसकी कोरोना वायरिडी ही है.
ठीक है। लेकिन आप सिर्फ कोरोना वायरस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन से वायरस की स्पीशीज या जीनस की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये ओवरऑल फैमिली तो है उसकी, लेकिन आजकल जो डिजीज फैली हुई है उस वायरस को नाम उन्होंने क्या दे दिया है, कोविड-19। यानी आपके पास कोरोना वायरस डिजीज जो कि 2019 में ओरिजिनेट हुई, उन्होंने उसका नाम ये रख दिया। तो दैट इज हाउ यू क्लासिफाई द वायरस अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स। अगेन बेटे यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें आपको डीएनए वायरस की क्लासिफिकेशन दिखाई गई है। सबसे पहले आप देख लीजिए डीएनए, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसकी शेप के अकॉर्डिंग या कोसाहेड्रल, हेलिकल या कॉम्प्लेक्स में। देन आपके पास नेकेड भी हो सकते हैं, इनवेलप भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और यहाँ पर नीचे साइजेस के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस का आप देख सकते हो, साइज भी देख सकते हो, और इसमें नेगेटिव सेंस है और डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है। और यहाँ पर जो आपको दी हुई है ये जो 1 2 3 4 ये आपके पास फैमिलीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन है जो कि डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली इनको असाइन किया गया है। इसी तरीके से बेटे आप देख सकते हैं सेम आरएनए वायरस भी है। आरएनए वायरस में अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप न्यूक्लिक एसिड देखा कि उसका आरएनए है। फिर अगेन उन्होंने क्या बताया, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड कैसी है आपके पास। सिमेट्री ऑफ कैप्सिड जो है आपके पास क्या है, या तो आपके पास आइकोसाहेड्रल होगा या फिर आपके पास हेलिकल, फिर नेकेड है या इन्वेलप है। देन आपके पास जीनोम का आर्किटेक्चर क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ये आप देख लेते हैं। एंड देन आपके पास डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें से बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, तो उसकी क्लास कौन सी है, 1 2 3 7 तक क्लासेस होती है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर अब उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि इसका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो अगर मौजूद है तो कौन सा है, विरियन का डायमीटर कितना है, और आपके पास जीनोम का साइज कितना है। तो ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी वायरस को जब आप क्लासिफाई करते हैं, आपको पता है, आप इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं वैरायटी ऑफ लाइफ में, कि क्लासिफिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो वायरसेस को क्लासिफाई जो है ना इन बुनियादों पर किया जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बताएंगे वायरस की मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसकी न्यूक्लिक एसिड की टाइप पे, फिर न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो कैसे अरेंज हैं उसकी बेस पे, यानी जीनोम आर्किटेक्चर की बेस पे भी करते हैं। इसके अलावा होस्ट की बेस पे भी किया जाता है। इन्वेलप तो वो आपके पास आ जाएगा मॉर्फोलॉजी के अंदर ही। तो ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी वायरस को क्लासिफाई करते हैं। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट related to some viral diseases. There are many viral diseases. उनमें से कुछ सिर्फ हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में कॉमन है सिर्फ उनको हम चूज करते हैं और पिक करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रिजर्व स्ट्रक्चर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स जो है इसका जो वायरस है, ये जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स, आपके पास जो वायरस कॉज करता है ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, आपके पास पॉक्स जो आपके पास वायरसेस हैं उनसे। तो पॉक्स वायरसेस जो आपके पास होते हैं बुनियादी तौर पर ये कौन से वायरसेस होते हैं, ये आपके पास होते हैं बेटे डीएनए इन्वेलप वायरसेस। यानी इसमें आपको देखिए इन्वेलप दिखाई दे रहा है, इन्वेलप वायरसेस होते हैं और इनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, डीएनए मौजूद होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके पास ये इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो हम लोगों ने देख लिए। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि आपके पास जो पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो आपके पास डिजीज है ये इसकी क्या हिस्ट्री है। ये एक बहुत पुरानी डिजीज है जो कि आपके पास इसका जिस तरह अभी तक ये फैला हुआ ना पैंडेमिक जो आजकल फैला हुआ है कोविड-19 का, ऐसे ही एपिडेमिक होते हैं जो कि कुछ मखसूस इलाकों में फैलते हैं। तो चाइना में इसका जो है ना आपके पास एपिडेमिक काफ़ी अरसा पहले बहुत पुराने टाइम पे मौजूद था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 12th सेंचुरी में, यानी कि बिफोर क्रिस्ट 12 BC तक इसके आसार मिलते हैं कि उस टाइम पे भी इसका आउटब्रेक हुआ था। और अभी तक भी अर्ली आपके पास 20th सेंचुरी में भी स्मॉल पॉक्स एक कॉमन डिजीज है पूरी दुनिया में। स्मॉल पॉक्स के अंदर होता क्या है, इसमें आपके पास जो स्किन होती है उसके ऊपर पॉक्सेस निकलते हैं, यानी छोटे छोटे दाने निकलेंगे जो कि वेजिकल्स होंगी, मोटे मोटे होंगे और फ्लूइड के अंदर उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। और बाद में वो कॉपस मतलब पसल्स बन जाते हैं बहुत मोटे होके, और उसके बाद फिर क्या है जब वो फट जाते हैं और तो फिर क्या होता है वहां पे खड्डे से बन जाते हैं, गड़े से बन जाते हैं, निशान से बन जाते हैं, स्कार से बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं पॉक्स, ठीक है। इसी वजह से फिर ये स्मॉल पॉक्स और ये पॉक्स से फिर निकला है पॉक्स। तो अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट आर पॉक्स। अब ये POX नहीं है, ये POCKS है। इसके बाद 1950 के अंदर आपके पास इम्यूनाइजेशन हुई थी और
दूसरी जो कंट्रोल मेजर, जैसे आजकल आप कंट्रोल कर रहे हैं ना कि आपने कांटेक्ट नहीं करना, मास्क वियर करना, ऐसे और भी कंट्रोल मेजर्स थी, उनकी वजह से ये इसका जो खतरा है दुनिया से काफ़ी हद तक टल चुका है। लेकिन अभी भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वगैरह में मौजूद हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, या फिर बहुत जहाँ पे हालात मुआशी सही नहीं हैं, उन इलाकों में ये अभी भी मौजूद है। 1980 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को ये ऐलान कर दिया था कि दुनिया से इसका तकरीबन खात्मा हो चुका है। That was all about the smallpox. Let's move on to the next viral disease. That is herpes simplex. ये आपको जो वायरस दिखाई दे रहा है ये herpes simplex का वायरस है। herpes वायरस जो है आपके पास बेसिकली एक DNA वायरस है, इसके अंदर आपको DNA मिलेगा और ये डिजीज कॉज करता है, जो कि मोस्टली आपके पास नेचुरली अकरिंग डिजीज है इंसानों के अंदर। इसके अंदर होता क्या है, वेस्कुलर लीजन्स बन जाती हैं, एपिथेलियल जो स्किन होती है आपके पास एक्टोडर्मस के अंदर आपके पास, यानी कि जो स्किन के आपको पता है डिफरेंट लेयर्स हैं, तो एक्टोडर्मल जो टिश्यूज है हमारे पास, एपिथेलियल लेयर जो होती हैं उसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो वेस्कुलर लीजन्स उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर आप सफ़र करते हैं। और जेनाइटल हर्पीज जो है वो इसी की टाइप, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स है ना, इसी तरीके से आपके पास जेनाइटल हर्पीज होती है। जेनाइटल हर्पीज जो है जेनिटल्स जो आपके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर होती है, और ये जो आपके पास ये वाली हर्पीज है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2, ये आपके पास मोस्टली लिप्स के ऊपर होती है और डिफरेंट बाकी जगहों पर भी हो सकती है जेनाइटल हर्पीज होगी अगर वो डिफरेंट साइड्स पे मौजूद होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लीजन्स वगैरह मौजूद होती हैं और ये टच से, और कंटेजियस डिजीज है, ये एक दूसरे के साथ फैल जाती है। इसके बाद जी आपके पास आ जाता है इन्फ्लुएंजा। ये आपको इन्फ्लुएंजा वायरस दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आपके पास बेसिकली इन्वेलप वायरस है, लेकिन ये DNA नहीं है, ये RNA वायरस है और ये वाइड स्प्रेड डिजीज है इंसानों के अंदर और एपिडेमिक इसकी फैलती है। जैसे कि आपके पास आपने देखा था कुछ अर्से पहले इन्फ्लुएंजा H1N1 की जो है एक वायरस फैल गया था पूरा, तो आपके पास ये फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके होते हैं मोस्टली, और इसके अंदर मौजूद क्या होता है, RNA वो आप पढ़ चुके हैं, और बेसिकली ये एक इन्वेलप वायरस है। इन्फ्लुएंजा जो है ना आपके पास रिस्पायरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और लंग्स को, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी ये डैमेज करता है। इसके बाद आ जाता है जी मम्प्स। मम्प वायरस आप देख सकते हैं यहाँ पर, मम्प्स और मीजल्स दोनों, अभी हम मीजल्स भी डिस्कस करेंगे, ये दोनों वायरसेस जो हैं ये आपके पास पैरामिक्सो वायरसेस यानी पैरामिक्सोवायरिडी जो आपके पास एक फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। ये लार्ज होते हैं, आपके पास बड़े होते हैं और इन्वेलप होते हैं और ये RNA वायरसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव RNA जीनोम है इसका। मम्प्स जो है आपके पास ये हाईली कॉन्टेजुअस है, यानी स्प्रेड करती है एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा आपके पास दुनिया में आपको मिलेगी और ये फैटल होती है। अक्सर इसको देसी ज़ुबान में कंतड़े बोलते हैं। ठीक है, देसी ज़ुबान के अंदर, आप पंजाबी ज़ुबान में अगर आप लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं पाकिस्तान में तो उसको कंतड़े बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके ऊपर ये अटैक करता है जिसकी वजह से वो सूज जाता है और आपके पास ज़्यादातर 60% जो लोग होते हैं वो इससे इम्यून हो जाते हैं और आपके पास ये फैटल नहीं होता, यानी कि इससे जान को खतरा नहीं होता, डिजीज कॉजिंग नहीं है, मतलब डेथ कॉजिंग नहीं है ये। नेक्स्ट आपके पास पैरामिक्सोवायरिडी का जो दूसरा मेंबर है दैट इज मम्प्स। मम्प्स वायरस अगेन आपके पास क्या होगा, लार्ज होगा, इन्वेलप होगा, RNA वायरस होगा और जो आपके पास सॉरी मम्प्स नहीं, मीजल्स मम्प्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मीजल्स जो है आपके पास ये भी पैरामिक्सोवायरिडी से ताल्लुक रखता है और लार्ज होता है, इन्वेलप होता है, RNA वायरस होता है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं RNA वायरस है। आपके पास ये चाइल्डहुड में जो कॉमन डिजीज है, अक्सर आपने देखा होगा बचपन में 5 साल तक जो बच्चों को कुछ डिफरेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनमें एक खसरे का इंजेक्शन मीजल जिसको बोलते हैं वो भी मौजूद होता है, वो भी लगाया जाता है और बचपन कहा जाता है लाजमी होता है इंसान को। तो अगर इंसान जो है ना इसकी इम्यूनाइजेशन करवा ले, बचपन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो फिर ये पूरी लाइफ नहीं होता है। और कहते हैं कि आपके पास जो अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है वो काफ़ी ससेप्टेबल है, अगर वो इम्यून नहीं है तो बड़े टाइम पे भी हो सकता है, बड़ी एज में भी ये हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि खसरा जो है ना वो डिफरेंट स्किन पे दाने निकलते हैं और खारिश वगैरह होती है और बचपन में अक्सर बच्चों को खसरा, अगर वो उनकी सही से इम्यूनाइजेशन ना हो तो वो निकल आता है।
इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को खसरा या मीजल्स होता है तो वो इम्यून हो जाते हैं, यानी कि इट डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम्स. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज पोलियोमाइलिटिस. पोलियोमाइलिटिस जो है आपके पास ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पोलियो वायरस है और ये तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है और WHO कोशिश कर रहा है कि इसको दुनिया से रेडिकेट किया जाए. और पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो घर घर जाकर बच्चों को ड्रॉप्स उसके दिए जाते हैं, ओरल वैक्सीन. और मोस्टली ये चाइल्डहुड में होता है और ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं जिसमें ये होता है उस प्राइमरी इन्फेक्शन वो वेरी करते हैं. सोशल या इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. स्ट्रक्चर अगर देखा जाए पोलियो वायरस का तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट वायरस हैं, छोटे वायरस होते हैं और आपके पास स्फेरिकल कैप्सिड होता है इसका और RNA वायरसेस होते हैं और ये मजूरी कॉज करते हैं बेसिकली आपके पास. और मोस्टली चाइल्डहुड के अंदर अगर वैक्सीनाइजेशन ना की जाए, इम्यूनाइजेशन ना हो तो फिर ये पूरी उम्र की मजूरी का बायस बन जाता है. और इसके लिए पोलियो की वैक्सीन जो है वो बच्चों की उसका कोर्स करवाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है. That was all about the classification of viruses and some account on the viral diseases which are very common in Pakistan. Hopefully आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, बुनियादी चीज़ें जो आपके माइंड में हैं वो क्लियर हो गई होंगी. Thank you for your time and attention. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.